सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक मैजिक की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी को। अभिनव एक कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी ज़िंदगी एक आम जिंदगी की तरह बीत रही थी। वो एक रात अपने दोस्त के साथ पार्टी करके घर वापस आ रहा था। पार्टी के दौरान अभिनव ने और उसके दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जिसकी वजह से अभिनव को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें एक लंबा सफ़र तय करना था, लेकिन नशे की वजह से गाड़ी वो ठीक तरह से नहीं चला पा रहे थे। कभी अभिनव ड्राइव करता, कभी उसका दोस्त, लेकिन दोनों में से कोई भी ठीक से ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था। ड्राइविंग करते करते वो एक सुनसान रास्ते पर आ गए, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो मेन रोड से होकर जाते, लेकिन वहां पर उनके लिए खतरा था, और वो खतरा था पुलिस वाले। क्योंकि अगर पुलिस वाले चेकिंग करते और उन्हें पता लगता कि अभिनव और उसके दोस्त ने पी रखी है, तब ड्रिंक और ड्राइव का मामला दर्ज हो जाने वाला था। इसलिए अभिनव ने सोचा कि एक दूसरे रास्ते से जाया जाए, जहां पर कोई पुलिस वाला ना हो। उसने नशे में ही अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और काफ़ी देर चलने के बाद वो एक अलग ही इलाके में पहुंच गया, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। जंगल के अलावा वहां कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस जंगल के बीच से एक रोड जा रही थी और उसी रोड पर अभिनव अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। उसका दोस्त पीछे नशे की हालत में पड़ा हुआ था। अभिनव भी जैसे तैसे ड्राइविंग कर ही रहा था, तभी अचानक से उससे गाड़ी संभली नहीं और गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आगे बढ़ने लगी। नशे के कारण अभिनव गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी एक पेड़ से काफ़ी बुरी तरह से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद अभिनव और उसका दोस्त दोनों बेहोश हो गए। अभिनव के सर पे काफ़ी बुरी तरह से चोट आई थी। काफ़ी घंटों बाद उसे होश आया, तब उसने देखा कि वो उस जगह पर नहीं है जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने आसपास अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि वो एक पुराने से घर में है। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही साथ उसके पैरों में एक पट्टी लगी हुई थी, और उस पट्टी को देखकर करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पट्टी काफ़ी अजीब तरह से लपेटी गई थी। उसका पैर और सर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे थे। वो जहाँ पर लेटा हुआ था, अभिनव ने वहाँ से उठने की कोशिश करी और जैसे ही वो खड़ा हुआ तब उसका पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा। लेकिन वो जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ दरवाजे के पास गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो वहीं पर गिर गया। तभी अचानक से वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वहाँ पर कोई आ रहा था। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक लड़की आई और वो लड़की करण को देखकर मुस्कुराई और उस लड़की ने कहा, अरे आप उठे क्यों, आप लेटे रहिए, आपको आराम की ज़रूरत है। और फिर अभिनव ने जवाब दिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरा दोस्त कहाँ है। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, दोस्त? कौन दोस्त? जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ तो सिर्फ आप मुझे मिले, आपके अलावा कोई नहीं था वहाँ पर। और जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी तब अभिनव ने कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था।
उसे भी चोट लगी थी। वो वहीं कहीं होगा ना। मुझे मेरे दोस्त को ढूंढना है, हटो मेरे रास्ते से। और जैसे ही अभिनव ने अपना दूसरा कदम बढ़ाया, उसका पैर फिर से दर्द होने लगा और वो एक बार फिर से ज़मीन पर गिर गया। और उस लड़की ने कहा, देखिए, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर आप थे, वहाँ सिर्फ आप ही मिले मुझे, बाकी आपका कोई दोस्त वगैरह कोई नहीं मिला। और आपको अभी आराम की ज़रूरत है, चलने की कोशिश मत करिए वरना आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर अभिनव ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे फ़ोन दो, मुझे कॉल करनी है। और जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, तब उस लड़की ने कहा, माफ़ करना लेकिन यहाँ पर फ़ोन नहीं है। और जैसे ही अभिनव ने यह बात सुनी, तब अभिनव ने कहा, क्या फ़ोन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज के ज़माने में किसी के घर में फ़ोन ना हो। और फिर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं यहाँ जंगल में रहती हूँ और बाहरी दुनिया से मुझे दूर रहना ही पसंद है, इसलिए मैं फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। अभिनव ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। अभिनव जैसे तैसे करके खड़ा हुआ और उस लड़की ने भी अभिनव की मदद करी और अभिनव को बिस्तर पर लेटा दिया। अभिनव ने उस लड़की से कहा, कोई तो रास्ता होगा, मुझे कॉल करनी है, कहीं यहाँ आसपास कोई घर होगा, उनके पास फ़ोन हो। उस लड़की ने जवाब दिया, यहाँ दूर दूर तक मेरे घर के अलावा कोई घर नहीं है। अभिनव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था अपने दोस्त के लिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दोस्त गया कहाँ। तभी अभिनव के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने कुछ आवाज़ें सुनी और उसने जब आवाज़ों को ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। अभिनव फिर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसने उसी दरवाजे में से झांक कर देखा तो वो लड़की एक फ़ोन पर बात कर रही थी। और ये बात अभिनव को समझ नहीं आई कि आखिर उस लड़की ने झूठ क्यों बोला। इसका मतलब वो लड़की सही नहीं है। अभिनव ने आसपास नज़रें घुमाई और उसने उस पूरे कमरे में देखा तो उसे काफ़ी अजीब चीज़ें नज़र आई। और उन्हीं अजीब चीज़ों में से एक अजीब चीज़ अभिनव को जो नज़र आई वो चीज़ एक गुड़िया थी। और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो गुड़िया अभिनव जैसी दिख रही थी और उस गुड़िया के पैर में एक कील घुसाई हुई थी और वो कील उस गुड़िया के पैर के आर पार थी। और फिर अभिनव ने अपने पैर की तरफ देखा, तब उसके पैर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसे याद था कि एक्सीडेंट के दौरान उसके सिर्फ सर पर ही चोट लगी थी, लेकिन पैर पर पट्टी क्यों लगी थी? ये सवाल अभिनव को परेशान करने लगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो पट्टी को खोल कर देखेगा। उसने पट्टी को खोला और उसने देखा कि उसके पैर के आर पार एक कील घुसाई हुई थी। और अभिनव समझ गया कि उसी लड़की ने कील को घुसाया है ताकि अभिनव चल फिर ना पाए। तभी अभिनव को कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और अभिनव को पता चल गया कि वो लड़की वहाँ ऊपर आ रही थी। इसलिए वो वापस से उस पट्टी को लपेट देता है अपने पैरों में ताकि उस लड़की को अभिनव पर शक ना हो। और अभिनव वापस से बेड पर लेट जाता है। कुछ ही देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो लड़की अंदर आती है और वो अभिनव को देखते हुए कहती है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिसके जवाब में अभिनव कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ अब, लेकिन मुझे इलाज की ज़रूरत है, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। अच्छा यही होगा कि आप मुझे हॉस्पिटल भेज दें। और फिर उस लड़की ने कहा, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, मुझे इलाज करना आता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा ठीक कर दूंगी। और जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी तब उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो आयुर्वेदिक इलाज तो कर नहीं रही थी, उल्टा उसके इलाज को देखकर अभिनव को डर लग रहा था।
उस लड़की ने अभिनव के पैर की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करिए, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगी। और जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर निकली तब अभिनव ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। अभिनव ने उस कमरे की एक खिड़की खोली और वहाँ से नीचे की ओर देखा। तब उसने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था। वहाँ से उतरने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। अगर अभिनव से एक भी गलती हो जाती तब वो सीधा नीचे गिरता और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। अभिनव ये खतरा लेने के लिए तैयार था, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था अभिनव का ही पैर, जिसमें कील घुसी हुई थी। और वो कील की वजह से अभिनव को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इस दर्द के साथ उस ऊंची जगह से नीचे उतरना मौत को गले लगाने जैसा था। इसलिए अभिनव ने समझदारी से काम लिया। उसने पहले कोशिश करी कि उस पट्टी को खोलकर उस कील को बाहर निकाल दिया जाए। अभिनव ने फिर से उस पट्टी को खोला और उस पट्टी को खोलने के बाद अभिनव ने हिम्मत करके अपने मुंह पर पहले एक हाथ रख दिया और उसके बाद उस कील को धीरे धीरे करके उसने अपने पैरों से बाहर निकाला। और जैसे ही उसने कील को अपने पैरों से बाहर निकाला वैसे ही उसके पैर में से काफ़ी ज़्यादा खून रिसने लगा। उसके दोनों हाथ खून से भर गए और उसके बाद उसने दिल पर पत्थर रखकर अपने मुंह को वापस से बंद किया और एक पर्दे को फाड़कर उसने अपने पैर पर बांध लिया ताकि उसका जो खून है वो रुक सके। अभिनव को एक बार फिर से कमज़ोरी की वजह से चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिर गया। उसकी आंखें काफ़ी देर बाद खुली। तब उसने देखा कि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। तभी अभिनव ने एक आवाज़ सुनी। अभिनव ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो पहले उसे कुछ भी समझ नहीं आया और फिर अभिनव वापस एक बार फिर से खड़ा हुआ और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को खोल कर देखा। तब उसे नीचे वाले कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। वो नीचे गया और उसने देखा कि वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। और फिर अभिनव ने उसी कमरे में झांकने की कोशिश करी और जो उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वो लड़की एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर उसके सर में से खून निकालकर एक कटोरे में इकट्ठा कर रही थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। ओम शोम शा शा ओम शोम शा शा। ये नज़ारा देखते ही अभिनव समझ गया कि उसकी जान खतरे में है और वो सीधा उस घर से बाहर की ओर भागा और उसने बाहर का नज़ारा देखा। तब उसने देखा कि बाहर बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें थी जिसको फांद पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो डरावना नज़ारा देखने के बाद अभिनव कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो जैसे तैसे करके उन लंबी दीवारों पर चढ़ा और दीवारों को फांद कर वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक लोहे के पिंजरे में अभिनव का पैर फंस गया और उसका पैर काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पैर की जो हड्डी थी वो क्रैक हो गई थी और करण को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो आसपास देखने लगा। तब उसे जंगल और अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वहाँ उस घर से दूर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन कोशिश करते करते वो एक गड्ढे में जा गिरा और गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया। उसकी जब आंखें खुली तब उसने देखा कि वो
उसी कमरे में है और उसी बिस्तरे पर लेटा हुआ। उसने अपने दूसरे पैर को देखा, तब उसे नजर आया कि अब उसके दूसरे पैर में भी एक पट्टी लगी हुई थी। और जब उसने उस पट्टी को खोल कर देखा, तब उसने देखा कि उसके दूसरे पैर के आर पार भी एक कील घुसा दी गई थी। अभिनव अब पूरी तरह से समझ गया था कि अब उसकी जान यहाँ पर नहीं बचने वाली है और वो अब अपनी जान को गंवाने वाला है। अभिनव ने उस लड़की को जो करते हुए देखा था वो सब काला जादू था और ये बात अभिनव को पता थी। अभिनव को ये बात भी पता थी कि जो वो लड़की हो सकता है अगली बार उसका सर काट कर उसमें से खून निकाले, और ये बात अभिनव को काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अभिनव को लग रहा था हो ना हो उसका जो दोस्त था, उसके दोस्त को उसी लड़की ने मार दिया है। और यही बात सोचकर अभिनव काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तभी वहाँ पर फिर से कदमों की आवाज़ें आने लगी। इसका मतलब वो लड़की अंदर कमरे में आ रही थी। वहाँ का उस कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लड़की कमरे में आई और उसने अभिनव को देखते हुए मुस्कुराया और अभिनव से कहा, मैंने कहा था ना कि ज़्यादा चलना मत, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे दोनों पैरों में जख्म लग गए हैं। तुम्हें इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी जब तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। और जैसे ही ये बात अभिनव ने सुनी, तब अभिनव की जो रूह थी वो कांप गई। उसके रोंगटे जो थे वो खड़े हो गए। वो दोनों पैरों से लाचार था। पहले तो उसके एक पैर में चोट थी, लेकिन अब उसके दोनों पैर में थी, जिसकी वजह से ना ही वो तेजी से चल सकता था, भागने का तो सवाल ही उठता नहीं है। एक बार फिर से वो लड़की कमरे में आई और उस लड़की ने अभिनव को देखते हुए कहा, मैं शहर जा रही हूँ और इस बार अगर भागने की कोशिश करी, तब जब तुम होश में आओगे तब तुम्हारे दोनों पैर कटे हुए नजर आएंगे, समझे? ये कहकर वो लड़की दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। अभिनव सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर क्या किया जाए, और फिर उसे समझ आया कि अगर वो भागने की कोशिश नहीं करेगा तब भी उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी और वो मारा जाएगा। इससे अच्छा एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। वो वापस दर्द को सहता हुआ उठा। उसने खिड़की को खोला और इस बार उसने अपने जख्मों की भी चिंता नहीं करी। वो खिड़की से लटकता हुआ जैसे तैसे करके नीचे उतरा और वो जैसे ही थोड़ा नीचे पहुंचा, वो जैसे ही खिड़की को पकड़कर लटकते हुए थोड़ा नीचे पहुंचा, तब उसने सीधे नीचे कूदने का फैसला किया, क्योंकि उसके नीचे कोई और पकड़ने वाली चीज़ थी ही नहीं जिसे पकड़कर नीचे उतरा जा सके। और उसके बाद अभिनव ने अपने पूरे दिल को थामकर वहाँ से कूदने का फैसला किया और काफ़ी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद वो कूद गया। कूदने के बाद उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा और वो तकरीबन 10 मिनट तक वहीं अपने पैरों को पकड़कर रोता रहा। वहाँ से नीचे उतरने के बाद अभिनव ने आसपास नज़र घुमाई तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम था और उस स्टोर रूम को देखकर अभिनव के मन में ख्याल आया कि स्टोर रूम में भी जाकर देखा जाए, क्या पता उसके दोस्त को स्टोर रूम में बंद करके रखा हो। अभिनव उस स्टोर रूम के पास जाने लगा। उसने देखा कि उस स्टोर रूम पर ताला लगा हुआ था। अभिनव ने आसपास अपनी नज़र घुमाई और उसने एक ईंट को उठाया और उस ईंट को बार बार उसने उस ताले के ऊपर मारा, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो ताला टूट गया। और ताला टूटने के बाद स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अभिनव अंदर घुस गया। अभिनव ने अंदर का नज़ारा देखा, तब सबसे पहले तो उसे सामने एक आदमी का कटा हुआ सर नज़र आया, जिसे नींबू मिर्ची की तरह वहाँ अंदर लटका रखा था।
और वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे आदमियों के कटे हुए सर थे। करण ने वहाँ की चीज़ों को देखना चालू किया। तब उसे एक तस्वीर मिली और उस तस्वीर में एक खूबसूरत सी लड़की थी। वो तस्वीर बेहद ही पुरानी थी। उस तस्वीर को ध्यान से जब अभिनव ने देखा तब उसे पता चला कि वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसने अभिनव को यहाँ कैद करके रखा हुआ था। अभिनव ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तब उसे उस तस्वीर के कोने में एक चीज़ लिखी हुई नजर आई और उस चीज़ को जब अभिनव ने ध्यान से पढ़ा तब उस तस्वीर पर जो लिखा हुआ था वो एक तारीख थी और तारीख थी 1 अगस्त 1950। और जैसे ही अभिनव ने यह तारीख पढ़ी तब उसके हाथों से वो तस्वीर छूटकर नीचे गिर गई। इसका मतलब वो जो लड़की है वो 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़ी है। लेकिन अगर ये बात सच है तब आखिर वो जिंदा कैसे है और जिंदा होने के बावजूद भी इतनी जवान कैसे दिखती है। अभिनव ने वहाँ पर और भी छानबीन करी तब उसे एक किताब नजर आई जिस किताब के ऊपर एक शैतान का चेहरा बना हुआ था। और जैसे ही उसने उस किताब को खोला तब पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ था शैतान को खुश करने की साधना। और जैसे ही अभिनव ने उस चीज़ को पढ़ा तब वो समझ गया कि वो लड़की आदमियों की बलि देकर शैतान को खुश करती है और अपनी उम्र बढ़ाती है। अभिनव ने उस किताब के पन्नों को पलटा और फिर उसने देखा कि एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। उस पन्ने पर लिखा हुआ था हर साल एक ऐसा दिन आता है जब शैतान की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस दिन जो भी शैतान को खुश करेगा शैतान उसकी उम्र और खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और ये पढ़ने के बाद अभिनव को पूरी बात समझ आई कि आखिर उस लड़की ने अभिनव को क्यों जिंदा रखा हुआ है। वो चाहती तो अभिनव को मार सकती थी लेकिन उसने अभिनव को इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि वो दिन आए जब शैतान की ताकत सबसे ज़्यादा हो जाएगी और उस दिन वो लड़की अभिनव की बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करेगी और उसके बाद वो शैतान उस लड़की की खूबसूरती और उम्र और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और वहाँ जितने भी कटे हुए सर थे वो सब वही लोग थे जिनकी बलि उस लड़की ने चढ़ाई थी। अभिनव ने उस किताब के पन्नों को और पलटा और एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था और उस पन्ने पर लिखा हुआ था काले जादू की गुड़िया बनाने की विधि। सबसे पहले एक कपड़े को गुड़िया के आकार में ढालकर उसके ऊपर उस आदमी की कोई चीज बांध दो और उसके बाद उस गुड़िया पर 2 बूंद खून गिरा दो और कुछ मंत्रों का जाप करो। ओम शोम शा शा, ओम शोम शा शा, ओम शोम शा शा। अभिनव के दिमाग में एक प्लान आया। सबसे पहले वो भागते हुए घर में गया और उसने उस लड़की की कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करी। वो इधर से उधर घर में भटक रहा था ताकि उस लड़की की कोई चीज़ मिले लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उस लड़की की हो। जब वो उस लड़की की कोई चीज़ ढूंढ रहा था तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ें आई और अभिनव ने जब ज़मीन को ध्यान से देखा तब उसने देखा कि ज़मीन के अंदर कुछ अंडरग्राउंड टाइप का कुछ बना रखा था। और जैसे ही फिर अभिनव ने उस
अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते को खोल कर देखा, तब उसने देखा कि उसका दोस्त उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है और वो बेसुध हालत में वहां पड़ा हुआ था। अभिनव ने अपने दोस्त को बोला, अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी यहां से निकालता हूं। लेकिन इसके जवाब में अभिनव के दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। वो बेसुध हालत में सिर्फ अभिनव को देखता रहा और अभिनव को समझ आ गया कि उस लड़की ने कोई ना कोई काला जादू उसके दोस्त पर कर दिया है। अभिनव ने ना चाहते हुए भी उस अंडरग्राउंड रास्ते को बंद कर दिया और उसके बाद फिर से वो उसी लड़की की कोई चीज़ ढूंढने लगा और उसने काफ़ी ढूंढने के बाद एक अलमारी में जब देखा, तब वहाँ उस लड़की की कई सारी ड्रेसेस थी। उसी ड्रेस में से एक ड्रेस को अभिनव ने चुरा लिया और उस ड्रेस को अभिनव ने गुड़िया का आकार दे दिया और जैसा जैसा उस किताब में लिखा हुआ था वैसे वैसे ही अभिनव ने एक गुड़िया बनाई। और अब अभिनव को इंतज़ार था तो सिर्फ उस लड़की के आने का। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभिनव को वहाँ एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और अभिनव को पता चल गया कि वो लड़की वहाँ आ गई है। अभिनव जैसे तैसे करके उसी कमरे में गया जहाँ उसे रखा गया था। उसने खिड़की को खोलकर देखा, तब वहाँ एक गाड़ी रुकी थी। उस गाड़ी में से वही लड़की और एक लड़का निकला। अभिनव को लगा कि वो लड़का शायद उसी का कोई साथी होगा जो कि काला जादू करता होगा। वो लड़का और लड़की साथ में एक कमरे में चले गए और वो काफ़ी ज़्यादा हंस बोल रहे थे और अभिनव का जो शक था वो यकीन में बदल गया जब उसने उन दोनों को काफ़ी हंसते बोलते हुए देखा। अभिनव उसी गुड़िया को लेकर बैठा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी के चीखने की आवाज़ आई और जैसे ही अभिनव ने चीखने की आवाज़ सुनी, तब वो फिर से खिड़की को खोलकर देखने लगा और उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो लड़की बिना कपड़ों के अपने हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर उस स्टोर रूम में जा रही थी और वो कटा हुआ सर उसी आदमी का था जो कि अभी अभी उसके साथ आया था। अभिनव को समझ आ गया कि ये लड़की शहर जाकर लड़कों को फंसाती है और उसके बाद जब वो इस लड़की के साथ यहाँ आते हैं, तब वो लड़की लड़कों का सर काटकर उनकी बलि चढ़ा देती है और इतने सालों से ये ऐसे ही जी रही है। और उसके बाद जब रात हुई, तब वो लड़की अभिनव के कमरे में आई। उस लड़की ने अभिनव से कहा, अब चिंता मत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। इसके बाद तुम्हें सारे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। अभिनव को समझ आ गया कि वो रात आज ही है। उस लड़की ने अभिनव के सर पर हाथ रखा और अभिनव अचानक से बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, तब उसने देखा कि उसका दोस्त और वो दोनों स्टोर रूम में हैं और उस लड़की ने अभिनव के दोस्त को ज़मीन पर लिटा रखा है और उस लड़की के हाथ में एक काफ़ी धारदार चाकू है। वो लड़की अभिनव के दोस्त के सर पे वार करने ही वाली थी, तभी उससे पहले ही अभिनव ने अपनी जेब में रखी हुई गुड़िया को निकाला और उसका हाथ पूरी तरह से मोड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से वो जो लड़की थी उसका हाथ भी मुड़ गया और वो चाकू सीधा उसके हाथ पर जा गिरा और उसके हाथ से काफ़ी खून बहने लगा। जैसे ही उस लड़की ने अभिनव के हाथ में गुड़िया देखी, तब वो समझ गई कि अभिनव ने उसके नाम की गुड़िया बना ली है। अभिनव ने उसी के हाथों को मोड़ना शुरू किया और कहा, मेरे दोस्त को तुरंत ठीक कर, वरना मैं तेरा क्या हाल करूंगा उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। जैसे जैसे अभिनव उस गुड़िया के हाथ पैरों को मोड़ रहा था, वैसे वैसे वो लड़की चिल्ला रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी। और आखिरकार दर्द से हार मानकर उस लड़की ने अभिनव के दोस्त को ठीक कर दिया और जैसे ही अभिनव का दोस्त होश में आया, तब उसने आसपास का नज़ारा देखा, तब उसकी रूह कांप गई। अभिनव उस गुड़िया के हाथ पैरों को मोड़ मोड़ कर उस लड़की को तड़पा रहा था।
और जब अभिनव का दोस्त ठीक हो गया तब अभिनव ने अपने दोस्त से कहा, सुन मेरी बात, इस पूरे घर पे आग लगा दे। अभिनव का दोस्त तुरंत खड़ा हुआ और उसके बाद अभिनव ने कहा, बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल और आग लगा दे इस पूरे घर को। अभिनव का दोस्त भागते हुए गाड़ी के पास गया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल निकाला और घर की तरफ फैला दिया। घर लकड़ी का था, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। और उसके बाद अभिनव ने एक माचिस की तीली जलती हुई उस घर के ऊपर फेंक दी और वो पूरा घर काफ़ी बुरी तरह से जलने लगा। वो लड़की देखकर चिल्ला रही थी और फिर अभिनव ने उस गुड़िया के हाथ पैर को तोड़ के अलग कर दिया, जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ पैर भी टूट कर अलग हो गए। लेकिन वो लड़की मरी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर शैतान का हाथ था और शैतान ने उसकी उम्र बढ़ा रखी थी, जिसकी वजह से वो मरी नहीं, लेकिन अपाहिज ज़रूर हो गई। अभिनव उस लड़की को वहीं पर चिल्लाता हुआ छोड़कर वहाँ से अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर निकल गया। और कहते हैं कि वो लड़की आज भी जिंदा है और उसी जंगल में अपने जले हुए घर के सामने बिना हाथ पैरों के रो रही है। तो ये थी ब्लैक मैजिक की कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी और मेरी आवाज़ कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कर दें। 5000 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। सभी के सभी वीडियो को लाइक करते, कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।